योगा ज्ञान जर्नी में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके। इससे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। आप सभी को क्लियर है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? रिवीजन करके आए हुए हैं? हैंड रेज कीजिए। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कौन अच्छे से बता सकते हैं? ओके। जी मैम। चलिए लवी जी आप बताइए। लवी जी बताएंगी। यस मैम। मैम एपिथेलियल टिश्यू वो होते हैं जो हमारे स्किन और इनर बॉडी ऑर्गन्स के इनर पार्ट को कवर करते हैं। इनका जो मेन काम होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करना, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ अब्जॉर्प्शन का काम होता है। और ये हमारे सलाइवा और स्वेट का सिक्रेशन करते बनाते हैं। और ये हमारी स्किन में और हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और इसके दो प्रकार बताए थे, एक सरल एपिथेलियल और एक जटिल एपिथेलियल बताया था। और जो सरल एपिथेलियल था वो हमारी कोशिकाओं से मिलके, सेल से मिलके बना होता है। जो सिंगल लेयर सेल होते हैं उनसे मिलके बना होता है। और इसके भी आपने टाइप्स बताए थे, एक स्क्वैमस एपिथेलियल बताया था, क्यूबॉइडल बताया था, और कॉलम में बताया था, और एक सीलिएटेड बताया था मैम। और इसमें जो स्क्वैमस था वो एकदम पतला और सपाट होता है। जो क्यूबॉइडल रहता है वो घनाकार में होता है, कॉलमनर कॉलम जैसे होता है। और एक और जो है वो सीलिएटेड वाला, तो उसमें वो छोटे छोटे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा गलत बता दिया आपने, सिलिएटेड वाला। चलिए फिर भी आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा। और भी कोई ऐसे हैं? कल लगता है क्लास में किन्हीं को समझ में ही नहीं आया होगा। मीनाक्षी जी, ओके बताइए। हरिओम मैम। ओके, टिश्यू के बारे में बताइए। कल हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े थे, एक बार कवर कीजिए। ठीक है मैम, जो मैं अभी जिन्होंने बताया शुरू से शुरू करूँ या उसके आगे से कंटिन्यू करूँ? शुरू से कीजिए। ठीक है मैम। एपिथेलियल टिश्यू के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे कल, जिसमें था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन वाज द कंपाउंड या फिर अदर नेम इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर सेल्स रहता है उसमें, यानी नो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है उसके अंदर। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं। फिर हमने आगे क्लासिफिकेशन पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे पहला था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंडर जो जो मतलब हमने पढ़े थे प्रॉपर, तो उसके अंदर हमारे आते हैं 4। वो थे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नंबर 1, जो कि बहुत वेरी थिन एंड फ्लैट होते हैं और स्केल लाइक सेल्स होते हैं उसके अंदर। और जो ये सेल्स सॉरी ये टिश्यू जो मिलता है हमें, ये मिलता है हमें एल्वियोली जो कि लंग्स में होता है। और सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट था, किडनी के बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है। और इसका जो फंक्शन रहता है सिंपल स्क्वेमस का, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एंड किडनी से रिलेटेड है क्योंकि बोमेन कैप्सूल, तो अगेन फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का काम करता है। ये फंक्शन है इसका। सेकेंड वन था इसका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। और ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। और इसका फंक्शन जो रहता है वो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है इसके अंदर। और जो थर्ड था सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, वो टॉल और पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और जो ये मिलता है ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जिसमें आपने बताया था माइक्रो विलाई में जो होता है हमारा, उसमें मिलता है। और स्टमक और यूट्रस में भी मिलता है। और इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइडल में ओनली एब्जॉर्प्शन था, बट यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है। और सेकेंड फंक्शन है इसका सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड म्यूकस। फोर्थ है इसका सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसके अंदर सिलिएटेड के रूप में ऐसा कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया जिसको कहते हैं।
और ये जो पाया जाता है ये ट्रैकिया एंड फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है और इसका फंक्शन है जो पार्टिकल्स हैं उसको एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। फिर सेकंड जो था कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो वो जो है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बनता है और इसके अंदर जो आता है नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि अपर लेयर्स जो होती है वो फ्लैट होती है इसकी, और जो लोअर लेयर जो होती है इस टिश्यू की वो थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर में रहता है, इसके सेल का जो शेप रहता है। और इसका ये जो मिलता है ये हमें स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें पाया जाता है, हमारे माउथ का जो लाइनिंग है ऊपरी परत जो है अंदर से वो, और ईसोफेगस यानी फूड पाइप में। और इसका जो फंक्शन है ये है कि हमारे वियर एंड टेयर जो हमारी बॉडी में होता रहता है उसमें वो प्रोटेक्शन का काम करता है। और सेकंड है कि वो जो पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं बॉडी से, बॉडी में उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इसका जो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम था इसका हेडिंग, जो कि पाया जाता है हमारे सिलाइवरी ग्लैंड्स के जो लार्ज डक्ट्स है उसमें पाया जाता है और रेक्टम में। फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रेशन है इसका। एंड थर्ड इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है स्पेशल टाइप का कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रहता है जो कि स्ट्रेच कर सकता है अपने आप को और रिकॉइल कर सकता है। टू इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें स्ट्रेच एंड रिकॉइल है। और जो इसका लोकेशन है वो है यूरिनरी ब्लैडर और कुछ पार्ट यूरेथ्रा का भी रहता है, और थर्ड वन वाज द यूरेटर, उसमें पाया जाता है। और इसके जो फंक्शंस हैं ये क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में भी पाया जाता है तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड फंक्शन हुआ इसका कि प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ यूरिन, एंड थर्ड वन इज द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लैडर को ये अलाउ करता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर रहता है इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर रहता है मल्टीपल लेयर्स रहती हैं, और जो टॉप सेल्स होती हैं वो थोड़ा डोम स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं इसके जो सेल्स होते हैं। एंड दी फोर्थ वन वाज द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर होता है, सेल्स का सिंगल लेयर का रहता है इसका। और इसकी हाइट्स में डिफरेंस रहता है, वेरिड हाइट्स होती हैं इसकी, अलग अलग हाइट होती हैं। और ये एक फॉल्स अपीयरेंस देता है, यानी अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मल्टी लेयर्ड है बट ये होता सिंगल लेयर है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉलमनर शेप में रहता है इसका स्ट्रक्चर। और कुछ सेल्स में सीलिया भी पाया जाता है, इसके जो कुछ सेल्स हैं उनमें कुछ सीलिया भी पाया जाता है उनके सरफेस पे, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दिखने में। और जो लोकेशन है इसका मेन, इसका ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई नेजल कैविटी है। एंड फंक्शन जो है इसका कि म्यूकस को सिक्रेट करता है और जो पार्टिकल्स वगैरह है उन्हें रिमूव करेगा, एंड कीपिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर, उसको क्लीन और क्लियर रखेगा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसमें हम इतना ही पढ़ा था। और वो मैम टिश्यूज का आपने लास्ट में टॉपिक करवाया था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहते हैं नॉर्मल एपिथेलियम टिश्यू के, कि टिश्यूज सेल्स आर टाइटली पैक्ड और उसमें कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं पाया जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको वो मिलता है उनके कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है उनको। एंड ये हाईली रीजनरेटिव कैपेसिटी होता है इसके अंदर, यानी अगर कुछ भी मतलब हमें चोट लगती है, वुंड होता है हमें, तो वो जल्दी से अपना रीजनरेट कर देते हैं ये without taking much time. आप म्यूट है मैम। ओके सॉरी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आप सभी लोग ऐसे ही रिवीजन करके आए कीजिए, ताकि आपका देखिए कितना देर लगा, 5 मिनट में सारा रिवीजन हो गया ना। तो इस तरीके से सभी लोग प्रिपेयर करके आए, ताकि अच्छे से आप जब आगे पढ़े तो वो आपका क्लियर हो। ओके, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होता है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? जी मैम। आज हम लोग देखने वाले हैं संयोजी उत्तक के बारे में देखेंगे। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग अभी सारा कुछ रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे संयोजी उत्तक के बारे में, मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक बोलते हैं इसे, याद रखिएगा हिंदी में। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे 2 पार्ट में इसको हम लोग बांटते हैं। ओके, ऐसे सबसे पहले तो इसे 2 तरीके से हम लोग बांटते हैं।
अगर 4 पार्ट में इसको देखेंगे, पहले 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, वो देख लीजिए, जो कि आपके शेप के बेस पे है, जिसमें सबसे पहले आपके कार्टिलेज हो जाएंगे। ओके, कार्टिलेज। दूसरा क्या है? एडिपोज। तीसरा आपको याद रखना है बोन्स, और चौथा याद रखना है ब्लड। ठीक है, तो पहले आपको ये 4 ध्यान रखना है। आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, इसी वजह से इसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जोड़ने का कार्य करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, एडिपोज जो कि वसा उत्तक जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा उत्तक। कार्टिलेज, कार्टिलेज को कंडरा भी बोला जाता है, उपास्थि बोलते हैं हम लोग इसे, उपास्थि। बोन्स आपकी हड्डियां हो गई, और ब्लड आपके खून। ओके, ब्लड में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट आते हैं। ठीक है, ब्लड जो है एक कैसा संयोजी उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। तरल यानी कि लिक्विड। आपसे पूछा जाएगा कि लिक्विड संयोजी उत्तक कौन सा है, तो ब्लड आपको ध्यान रखना है। ओके, ब्लड के साथ साथ आपको प्लाज्मा भी ध्यान रखना है। ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ब्लड एंड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड के अंदर ही आपके प्लाज्मा पाए जाते हैं, जो कि 55% भाग होता है, और 45% भाग जो है आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ हम लोग देख रहे हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? किसको कनेक्ट करता है? बोन टू बोन। ओके, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दी, 1 सेकेंड, इसको इरेज करने दीजिए। लचीली हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, लचीली हड्डी को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। ओके, ये जो आपका कार्टिलेज होता है, ये ठोस प्लस लचीली होता है। क्या होता है? ठोस और प्लस लचीली। ओके, यानी कि आपका जो ये हार्ड तो होता ही है, सॉलिड तो होता ही है, और साथ में क्या होता है? लचीला भी होता है। जैसे कि आपका नोज हार्ड है, लिक्विड तो नहीं है, तो बह तो नहीं गया है ये, तो नोज आपका क्या है? ये आपके कार्टिलेज जो है संयोजी उत्तक है। उसके साथ ही आपके कान वाला एरिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं ना। इस तरीके से बचपन में हम लोगों का मैम लोग क्या करती थी? कान मरोड़ देती थी। तो आपके नाक हो गए, कान हो गए, ये सारे क्या है? ये कार्टिलेज यानी कि लचीली संयोजी उत्तक है। एडिपोज क्या है? इसे वसा उत्तक बोलते हैं। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो कहाँ जाके जमा हो जाते हैं? एडिपोज टिश्यू में। यानी कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे कौन सा लेयर पाया जाता है? तो वसा उत्तक पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, स्किन में हमारा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो कल हम लोग देखे थे, उसके जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? आपका वसा उत्तक पाया जाता है। यानी कि आपके जहां भी आपके शरीर में स्किन है, जहां भी आपके शरीर में स्किन दिखेगा, स्किन के जस्ट नीचे क्या रहता है आपका? तो स्किन के जस्ट नीचे आपका कौन सा टिश्यू रहेगा? तो एडिपोज टिश्यू रहेगा। ओके, ये ध्यान रहेगा। ओके, उसके साथ ही हम लोग अब बोन्स के बारे में देखेंगे। बोन जो है, ये है क्या है? आपके शरीर में एक ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में CaPO4, ठीक है, यानी कि कैल्शियम फास्फेट। ओके, इसका बना होता है। साथ में इसमें कोलेजन प्रोटीन होता है। आपकी स्किन में भी कोलेजन पाए जाते हैं, ठीक है, और आपकी हड्डी में भी कोलेजन देखने को मिलता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोर से जो है आपका हड्डी बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट, ये सारे आपके किससे रिलेटेड टर्म्स है? तो आपके हड्डियों से रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट, उसके साथ ही ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। ओके, और आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आपकी खोखली हड्डी होती है, खोखली हड्डी, खोखली हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? खोखली हड्डी, खोखली हड्डी को हम लोग
क्या बोलते हैं? तो बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो में क्या होता है? हमारे ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो में क्या होता है? हमारे रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, यानी हमारे ब्लड का निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है? तो आपके बोन मैरो में होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये आपके एडिपोज टिश्यू है, आप लोग एक बात सुने होंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर सुने हैं आप सभी लोग? फैटी लिवर, फैटी लिवर जब आपका वसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आपके वसा बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपके लिवर के चारों ओर क्या होते हैं? ये बाहर की ओर निकल जाते हैं और आपके लिवर को क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन कर देते हैं लिवर का, और बाद में ये क्या हो जाता है? फैटी लिवर का जो है आपका रूप ले लेता है, यानी बहुत ज्यादा आपके लिवर के ऊपर फैट जम जाता है, लिवर के चारों ओर ये फैल जाता है आपके जो वसा है, जिससे हम लोगों को फैटी लिवर होता है। आपको पता होगा एडिपोज टिश्यू जो है आपके जहां जहां स्किन है वहां वहां ये पाए जाते हैं, जहां भी स्किन होंगे उसके जस्ट नीचे ये पाए जाएंगे, स्किन के नीचे। अब आपके बॉडी में जो फैट यानी कि मोटापा जो होता है, ओबेसिटी होता है, ठीक है, ओबेसिटी, BMI जो इंक्रीज हमारा होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, सॉरी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स इसको हम लोग बोलते हैं, BMI, जिससे हम लोग अपने बॉडी वेट को मापते हैं कि आपका कम है या फिर ज्यादा है, जो कि WHO के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। तो बॉडी जो आपके मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि अगर वो बढ़ रहा है, यानी कि आप में क्या हो रहा है? एडिपोज यानी कि वसा की मात्रा जो है आप में बढ़ रही है। ठीक है, वसा की मात्रा बढ़ेगी तो आप में मोटापा देखने को मिलेगा। और आपको मोटापा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? पेट के एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब बॉडी के हर पार्ट में आपको मोटापा देखने को मिलेगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि जहां जहां स्किन है वहां वहां एडिपोज टिश्यू है, और उसी प्रकार जो है ये अपना स्थान घेर लेता है। जैसे ही आप अपने खाना में बहुत ज्यादा वसा यूज करने लगते हैं, इंटेक करने लगते हैं वसा का, घी वगैरह ज्यादा लेने लगते हैं, तेल वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा ये जमा हो जाता है और आपको क्या कर देता है? मोटा बना देता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का कार्य करेगा। अभी हम लोग इसको 4 पार्ट में बांटे हैं, एक कार्टिलेज, दूसरा एडिपोज, तीसरा बोन और चौथा आपको ब्लड। ओके, कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, ये लचीली होती है, ठीक है, ठोस और लचीली दोनों होती है, नाक के नोक पे पाया जाता है, बाहरी आपके कान के लेयर में पाया जाता है, शरीर में जहां ज्वाइंट्स है वहां भी देखने को मिलता है। एडिपोज टिश्यू ये आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है, बॉडी के प्रत्येक जगह पे ये होगा, और बहुत ज्यादा हो जाने के बाद आपका जो है ओबेसिटी हो जाता है, आपके लिवर में फैटी लिवर जो है जमा हो जाने की वजह से फैटी लिवर की समस्या देखने को मिलती है। बोन्स जो होता है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट के बने होते हैं, इसमें आपके कोलेजन प्रोटीन होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपसे बोन से रिलेटेड टर्म्स है। खोखली जो आपकी हड्डी होती है वो बोन मैरो कहलाती है, जहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। उसी प्रकार ब्लड हम लोग देख रहे थे, ब्लड में आपको WBC, RBC और साथ में आपके प्लाज्मा पाए जाते हैं। 55% प्लाज्मा होते हैं, 45% RBC, WBC और भी रोगाणु जो भी ब्लड के जो कण होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, इसे हम लोग तरल जो है तरल उत्तक भी बोलते हैं। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक संख्या में सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू देखने को मिलता है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा? तो आपको ध्यान रखना है, आपके कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके बॉडी में सबसे ज्यादा संख्या में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है, किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आपके वजन का 30% जो है कौन सा टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी का 30%। ओके, क्लियर है? आपके बॉडी को सपोर्ट करने का ये कार्य करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट कर, और आपके इसमें बोन है तो वो क्या करेगा? सपोर्ट भी करने का कार्य करेगा। क्लियर होगा यहाँ तक? बताइए, इतना तो किसी को प्रॉब्लम? अभी हम लोग और आगे समझेंगे, ये तो बस अभी ऐसे ही समझाया गया आपको, अभी और आगे ब्रीफ में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयोजी ऊतक हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो है कोशिकाएं अधिक फैली होती है। हम लोग कल देख रहे थे इंटरसेलुलर स्पेस, और आज यहाँ भी देखेंगे इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में, यानी कि कोशिका के बीच में जो स्थान होता है, दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है,
आपको दो कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है इसके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि इसमें ज्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। ओके, इंटरसेलुलर स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, आपके कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स जो है एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, हमारे ढांचा को बनाए रखता है, यानी कि जो हमारा ऑर्गेन्स है वो एक ही जगह पे अच्छे से स्थिर रहे। जैसे कि ये यहाँ है तो इसका प्लेस यही रहना चाहिए, इसका प्लेस यहाँ है तो यही रहना चाहिए। जैसे हमारा हार्ट जो है वो उछल के हमारे मुंह में तो नहीं आ जाता, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो पीछे तो नहीं चला जाता, वो सब अपनी जगह जगह पे अच्छे तरीके से रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ में हमारे जो मैट्रिक्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपके इंटरसेलुलर स्पेस, ताकि क्योंकि आपके ब्लड में क्या है, WBC भी है, RBC भी है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ मिक्स हो जाएंगे ना। वो हमारे ब्लड में तो सब एक ही साथ पाए जाते हैं, लेकिन उसमें इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से वो एक दूसरे में क्या होते हैं, सटते नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्लियर है, इंटरसेलुलर स्पेस थम कीजिएगा। ओके, अब देखेंगे यह ऊतक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको याद रखना है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में 30% आपके बॉडी के वेट का कौन सा ऊतक होता है, तो संयोजी ऊतक होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो आपका संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका क्या कार्य करता है, तो संरचना और सहारा देने का कार्य करता है, यानी कि सपोर्ट करेगा और साथ में आपके स्ट्रक्चर को सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करता है, तो ये आपके संरचना और सहारा का कार्य करता है। उसके साथ ही अस्थियां और उपास्थि, यानी कि आपके शरीर के स्ट्रक्चर का ये निर्माण करता है। अस्थियां और उपास्थि जो होता है ये शरीर को क्या करता है, आकार देता है, आपके बॉडी को आकार, यानी कि जब हम लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लकड़ी का बनाते हैं, उसके बाद उसमें जो निवाड़ी वगैरह रहता है उससे हाथ पैर सारा चीज बना के हम लोग रखते हैं, सबसे पहले लकड़ी डाल के उसका स्तंभ जो है गाड़ के रखते हैं। तो उसी प्रकार हमारा अस्थि और उपास्थि क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, सहारा देता है। ओके, और उसके बाद इसका क्या कार्य है, तो रक्त जो है क्या करता है, ये आपके पोषक तत्वों, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपके गैस है O2 और CO2, यानी कि CO2 को क्या करेगा, बाहर करने का कार्य करेगा, O2 को अंदर करने का कार्य करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हम लोग देखते हैं। तो आपके ऑक्सीजन को लाने ले जाने का कार्य करता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे रक्त जो है पोषक तत्वों गैसों का परिवहन करने का कार्य करता है। तो परिवहन यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड गैस। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही यहाँ पे एनर्जी जो स्टोरेज है वो वसा ऊतक में ऊर्जा संग्रहित रहता है। अब आपके पार्ट संयोजी ऊतक में आपने भी एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसे हम लोग वसा ऊतक बोलते हैं। तो वसा ऊतक क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा को संग्रहित करके रखती है। उसके साथ ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे डेंस, तो यहाँ पे श्वेत रक्त कण जो है रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है, फाइट करने का कार्य करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी का कार्य भी कौन सा करता है, तो संयोजी ऊतक आपकी इम्यूनिटी का भी कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी ये कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके WBC पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं इस वजह से। उसके साथ ही इसके अगर हम लोग प्रकार देखेंगे, आपके संयोजी ऊतक के भी प्रकार अभी हम लोग जस्ट देखे थे। एरियोलर टिश्यू जिसको हम लोग ढीला संयोजी ऊतक बोलते हैं, वसा ऊतक जिसे एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, घना संयोजी ऊतक जिसे हम लोग, जिसमें टेंडन और लिगामेंट आएंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसके पार्ट किस तरीके से बांटे गए, डिवाइड किस तरीके से किए गए। ओके, उसके साथ ही आपके ब्लड बोन्स आते हैं, उसके साथ ही कार्टिलेज आते हैं, ब्लड आते हैं। तो हम लोग तो बेसिकली 4 देखें, लेकिन इसको और भी लूज और डेंस में भी बांटा गया है, यानी कि लचीले के आधार पे और डेंस यानी घना के आधार पे भी ऐसे बांटा गया है। तो अब हम लोग इसको देखने वाले, पहले इतना क्लियर हुआ, एक बार थम कर दीजिए सभी लोग। क्लियर है इतना दूर तक? शालिनी जी, सुवर्णा जी, संमित्रा जी, आरती जी, स्वर्णा जी, ओके, नंदिता जी, लवी जी, जोशना जी, ओके, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, अभी बस पिक्चर में ऐसे ही आपको ध्यान रखना है किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जो मैं बोलूंगी याद रखते हैं, बस वही याद रखिएगा। यहाँ पे ब्लड आपके हो गया, आपके कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लचीली ढीली वाली। उसके साथ है एडिपोज वसा ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं, वसा ऊतक। उसके साथ ही आपके कार्टिलेज दिए गए हैं,
कार्टिलेज, उसके साथ ही बोन और डेंस यानी कि घना संयोजी ऊतक। ये हो गया। अब हम लोग दूसरे पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे आपको सही तरीके से बांटा गया। यहाँ पे देखिए, दो तरीके से देखते हैं। डेंसिटी के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आपके लूज और डेंस, ये दो तरीके से आपके कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया। ये सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। प्रॉपर दो तरीके से पहले हम लोग लूज और डेंस में बांटते हैं। लूज वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपके एरिओलर आते हैं, दूसरा आपके रेटिकुलर और तीसरा आपके क्या आते हैं, एडिपोस। ये तीन आपको ध्यान रखना है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन याद रखेगा, एरिओलर, रेटिकुलर और एडिपोस। ठीक है, एरिओलर, रेटिकुलर और एडिपोस। उसके साथ ही डेंस, घना के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके रेगुलर और इरेगुलर पाए जाते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, डेंस के आधार पे देखेंगे तो रेगुलर और इरेगुलर आपको ध्यान रखना है। फ्लूइड के बेस पे देखेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ब्लड और लिम्फ हो जाएंगे। ठीक है, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ किसके अनुसार हो जाएंगे, तो आपके फ्लूइड के बेस पे हो जाएंगे। उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बेस पे, तो इसमें आपके बोन और कार्टिलेज आ जाएंगे। ठीक है, बोन और कार्टिलेज ये दोनों सपोर्ट करने का कार्य करता है। इसमें कार्टिलेज में आपके क्या आते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और साथ में इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज को भी तीन पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। ओके, कौन कौन से, फाइब्रस, उसके साथ ही हाइलिन और तीसरा इलास्टिक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है पूरे किस किस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि कनेक्टिव टिश्यू के क्या क्या पार्ट है, क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलती है। ओके, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस तरीके से आपको बांट के याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए एनीवन, कोई प्रॉब्लम? अनिल जी, जोशना जी, सभी लोग थम क्या कीजिए। ओके, सभी लोग थम क्या कीजिए और सभी लोग समय पे जुड़ेंगे। कितने लोग ऐसे ही क्लास कर रहे थे, जब बात आई कि अभी एडमिशन बंद होने वाली है तो अब लोग गायब हो गए, है ना? प्रॉपर जो लोग एडमिशन लिए हैं मैम ये गलत बात है। यही होता है। इसी वजह से ना लोग पैसा क्यों लेते हैं, आपको पता है? इसी वजह से लेते हैं क्योंकि इज्जत नहीं रखते ना दूसरे लोग। बात ये है। 100% मैम, सम्मान नहीं देता है। हाँ, सम्मान नहीं देते, वही बात है। सोचते हैं ऐसे ही एरा गैरा क्लास है, क्या देखने से मिल जाता है, लेकिन जो करते हैं उन्हें पता है ना, तो इसी वजह से चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैसे ही लोग हमारे पास आने चाहिए जिन्हें प्रॉपर तैयारी करनी है। ठीक है, फाकी मारने लोग चाहिए भी नहीं हमें, है ना? तो प्रॉपर जिन्हें तैयारी करनी है वो ही यहाँ पे आए और अच्छे से पढ़ाई करें, उसी के लिए ये खुला हुआ है, फ्री है। मैम तो इसका मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया था, बट मेरा तो आज लिंक ही नहीं आया ग्रुप में। लिंक नहीं आया है? नहीं, तभी तो मेरा 10 मिनट लेट हुआ। ओके, शालिनी मैंने जी बोल रही हैं? हाँ जी। ओके, शायद सर आपको ऐड नहीं किए होंगे, एक बार आप सर को मैसेज कर दीजिएगा ना, शायद आप मुझे मैसेज किए थे क्या? हाँ, आप ही को तो मैसेज किया था। सर को मैसेज एक बार कर दीजिएगा क्योंकि ऐड सर ही करते हैं, तो एक बार सर को कर दीजिएगा। ओके, क्लास के बाद कर दीजिएगा। अभी आपको कहाँ से ठीक। लिंक मिला? अभी लवी जी से मैंने पूछा कि ओके क्लास नहीं है क्या, उन्होंने ओके बोला ओके, नहीं ठीक क्लास है। चल बहुत रही सारे है। लोगों को लगा होगा क्योंकि अभी तो सारा ग्रुप में जा रहा था ना, कोई नहीं। तो जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उन्हें तो प्रॉपर मिलेगा ही, और अगर ऐड नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। अगर रहेंगे तो जरूर आपको ऐड कर लिया जाएगा। ये तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते मैम हैं यहाँ आपकी आवाज फिर धीरे धीमे होते जा रही है। पे। ओके, आवाज अभी जब ऐसे आता है, कम आता है तो बताया कीजिए। मैम वो ठीक है, बताते बताते आप कुछ बता रही होती है और धीरे एकदम धीरे हो जाता है, फिर वो समझ जाए तो उस वक्त आपको टोके ना टोके, क्योंकि आप उस लय में बताते चली जाती हैं, तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है सुनने के लिए आप क्या बोल रही हैं, फिर कुछ चीज मिस भी हो जाता है ऐसे में। नहीं नहीं, आपसे बोलिएगा, ठीक है। ओके मैम।
चलिए अभी समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ध्यान लगा के सुने तो होंगे तो यहाँ आ ही गया होगा। मैम सॉरी, हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं आज, तो नहीं ओके आया तब मेरे को आपको, समझ में। हे भगवान, अब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग उसको बस ऊपर ऊपर देखे हैं, डीपली अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आज संयोजी उत्तक देख रहे हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू अब पूरा शुरू हो रहा है, पूरा थ्योरी के बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक जो होता है ये शरीर का ऐसा उत्तक है जो कि अंगों को आपस में जोड़ता है, संरचना देता है, पोषण पहुंचाता है और संक्रमण से सुरक्षा करता है। ये सारा चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या करेगा? अंगों को कनेक्ट करने का कार्य करता है, अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। कनेक्ट करने का, सपोर्ट्स करने का देता है, यानी सपोर्ट करता है, जैसे बोन हो गए आपके। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि आपके ब्लड हो गए, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उसके साथ ही आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो आपके जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हो गया वो, और साथ में उसके साथ जो प्लेटलेट्स हो गया वो, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। तो टिश्यू और ऑर्गेन्स इन बॉडी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंगों को आपस में कनेक्ट करेगा, संरचना देगा, पोषण पहुंचाएगा, साथ में संक्रमण से सुरक्षा देने का जो कार्य वो कौन करता है? तो कनेक्टिव टिश्यू करता है। आवाज क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या चीजें करती है, क्लियर है आपको? ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के मुख्य प्रकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो है, आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना है मेन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक के बेस पे अगर देखेंगे, तो ये जो है एक सबसे सामान्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। सबसे सामान्य प्रकार के संयोजी उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक को बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं? कोशिकाएं, यानी कि सेल से तो सब बना ही होता है, तो इसमें आपके फाइबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें? वास्तविक संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो आपके प्रॉपर वाले होते हैं, उसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। ओके, दूसरी बातें आपके अभी हम लोग जस्ट देखें आपके वास्तविक संयोजी उत्तक के बारे में, उसी में हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसी वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? ढीला संयोजी उत्तक मीन्स लूज संयोजी टिश्यू के बारे में देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। रचना में कोलेजन और इलास्टिक रेसे जो है कम मात्रा में होते हैं। तो ये जो आपके ढीला वाला जो संयोजी उत्तक होता है ना, इसमें आपके जो कोलेजन होते हैं, जो कि आपके स्किन में पाए जाते हैं, आपके बोन्स में पाए जाते हैं कोलेजन प्रोटीन, तो कोलेजन की संख्या और इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन, यहाँ पे इलास्टिक रेसे जो है वो कम मात्रा में इसमें होते हैं। कोशिकाएं और मैट्रिक्स इसमें अधिक होते हैं, यानी इंटर सेलुलर स्पेस इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। कोशिकाएं और मैट्रिक्स क्या होते हैं? यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। किसमें? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। इसके प्रकार अगर देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले आपके क्या है? एरोलर, ठीक है, एरियोलर टिश्यू। दूसरा आपका क्या है? एडिपोज टिश्यू। तीसरा आपका क्या है? तो रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर जो है, एरियोलर टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो एरियोलर टिश्यू जो आपके त्वचा के नीचे पाया जाता है, अंगों के चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। आपके जहां भी ऑर्गन्स होंगे, उस ऑर्गन्स के चारों ओर क्या देखने को मिलता है? तो आपके एरियोलर टिश्यू देखने को मिलता है, त्वचा के किनारे नीचे जो है देखने को मिलता है। क्या कार्य करता है ये? तो अंगों को पकड़ने का कार्य करता है और समर्थन देने का कार्य करता है। तो अंगों को पकड़ता है और समर्थन देने का कार्य करता है। बाइंडिंग ऑर्गन्स, और उसके साथ में प्रोवाइड सपोर्ट, तो सपोर्ट करने का कार्य करेगा ये। ओके, एरियोलर टिश्यू के बारे में आपको ध्यान रखना है, त्वचा के नीचे, अंगों के चारों ओर। ओके, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ये भी आपके त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, गुर्दे के चारों ओर, यानी कि आपके किडनी के चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे आपके जो किडनी जमा हो जाता है, क्या बताए थे आप लोगों को? फैटी लिवर, सॉरी फैटी लिवर, लीवर में, ठीक है, यकृत उसको बोलते हैं, सॉरी यकृत। तो गुर्दे के चारों ओर और साथ में हड्डियों के पीछे, हड्डी के पीछे में भी ये पाए जाते हैं, यानी अंडर द स्किन, अराउंड किडनीज, और साथ में आपके जो है बिहाइंड आइस बॉल, तो आइस बॉल के बिहाइंड में भी ये देखने को मिलता है। ओके, कार्य अगर देखेंगे तो ऊर्जा का भंडारण, ऊर्जा का भंडारण, ताप का संरक्षण, और साथ में अंगों की रक्षा करने का ये कार्य करता है,
ठीक है, तो अंगों की रक्षा करने का ये कार्य करता है, ऊर्जा का भंडारण करने का, ताप का संरक्षण करने का कार्य जो है स्टोर्स एनर्जी। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेटिकुलर। रेटिकुलर उत्तक, रेटिकुलर उत्तक, रेटिकुलर टिश्यू, ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, तो स्प्लीन में पाए जाएंगे और आपके लिम्फ नोड्स में पाए जाएंगे। लिम्फ नोड्स कहाँ पे, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में पाए जाएंगे, आपके बोन मैरो में देखने को मिलता है। ये कार्य क्या करते हैं, तो जाल जैसी संरचना बनाकर आपके कोषों को सहारा देने का कार्य करते हैं। फॉर्म्स ए सॉफ्ट इंटरनल स्केलेटन फॉर सपोर्ट, तो ये जाल जैसी संरचना बनाकर आपके जो कोषों को क्या करते हैं, सहारा देने का कार्य करते हैं रेटिकुलर संयोजी उत्तक। ओके, तो ये 3 टिश्यू आपको ध्यान रखना है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। ओके, बताइए क्लियर है? दक्ष जी, संमित्रा जी, ओके, दीजिए, प्रतिमा जी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सघन संयोजी उत्तक। अब हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं, उसी में सघन संयोजी उत्तक, इसको हम लोग बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपके रेशे की मात्रा अधिक होती है। रेशे की मात्रा इसमें क्या होती है, फाइबर्स जो होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके साथ ही ये जो है मोर क्या होते हैं, मोर स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि यहाँ पे रेशों की मात्रा अधिक होती है, खासकर कोलेजन की मात्रा यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे तो डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर है। ओके, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, उसके साथ ही लोचदार संयोजी उत्तक यानी कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक, लोचदार यानी कि जो रबर होता है ना, हम लोग रबर बैंड को ऐसे टानते हैं, उसके बाद फिर से वो इलास्टिसिटी वाले गुण उसमें होते हैं। तो सघन जो नियमित उत्तक है आपके, डेंस जो रेगुलर टिश्यू है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो टेंडन में। टेंडन क्या करता है, तो मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करता है आपका टेंडन। ठीक है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करता है। ओके, टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो ये डेंस रेगुलर जो है संयोजी उत्तक है, टेंडन और साथ में आपका लिगामेंट। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। क्या करेगा ये, खिंचाव यानी कि स्ट्रेंथिंग का कार्य करेगा, स्ट्रेचिंग का कार्य करेगा, सॉरी स्ट्रेचिंग का कार्य करेगा। खिंचाव को सहन करना, खिंचाव को सहन करना, एक दिशा में, एक ही दिशा में खिंचाव को सहन करता है कौन, तो डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यू। उसी प्रकार जो आपके डेंस इरेगुलर टिश्यू जो होते हैं, ये क्या करते हैं, तो त्वचा की आंतरिक परत यानी कि जो आपके डर्मिस होते हैं, डर्मिस अंगों की झिल्लियों में, कहाँ पे, अंगों की झिल्लियों में पाए जाते हैं। ये तो त्वचा की आंतरिक परत में देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही अंगों की झिल्लियों में देखने को मिलता है। फाइंड इन डर्मिस ऑफ स्किन और साथ में फाइब्रस जो कैप्सूल्स है उसमें देखने को मिलता है। कार्य इसके क्या है, तो विभिन्न दिशाओं में आने वाले बलों का प्रतिरोध करना। तो विभिन्न दिशाओं में जो आने वाले बल होते हैं उसे क्या करता है, प्रतिरोध का कार्य करता है। ठीक है, तो रेसिस्ट फोर्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, किसके लिए, तो डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में ध्यान रखना है, त्वचा के आंतरिक परतों में ये पाया जाता है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोचदार संयोजी उत्तक बोलते हैं। ये बड़ी धमनियों में, लार्ज जो आपके आर्टरीज होते हैं, जो लार्ज आर्टरीज होते हैं, बड़ी धमनियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है। ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाए जाते हैं, आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ठीक है, तो लोचदार वाला ध्यान रखना है। इलास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो आपके लार्ज आर्टरीज में पाए जाएंगे, साथ में आपके ब्रोंकाई जो ब्रोंकियल जो आपके ट्यूब्स हैं उसमें पाए जाएंगे। क्या करेंगे, तो खिंचाव के बाद ये वापसी की क्षमता देना, यानी कि जैसे हमारा रबड़ होता है, खींचते हैं फिर से वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, तो वही चीजें यहाँ पे लोचदार में बताया गया। इलास्टिसिटी से ही यही समझ में आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग देखें। ओके, अब हम लोग देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि द्रव संयोजी उत्तक।
क्या बोलते हैं इसे? द्रव्य संयोजी ऊतक, द्रव्य संयोजी ऊतक। इसमें जो है कोशिकाएं तरल मैट्रिक्स में तैरती है। जो तरल मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है कोशिकाओं में, उसमें क्या करता है? ये तैरता रहता है। सेल्स फ्लोट इन लिक्विड मैट्रिक्स। तो सेल कहाँ पे फ्लोट करता है? लिक्विड मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो क्या करता है? फ्लोट करता है। अगर इसके प्रकार देखेंगे तो आपके दो प्रकार है, एक ब्लड है, दूसरा आपके लसिका है। ब्लड जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो पूरे शरीर में, धमनियों में और शिराओं में जो है आपको देखने को मिलता है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में देखने को मिलता है। जो आपके लिम्फ होते हैं, ये लसिका वाहिनी, लिम्फेटिक वेसल्स में देखने को मिलता है। इसके क्या कार्य है? लिम्फेटिक के क्या कार्य है? तो आपके प्रतिरक्षा में सहायता करता है, ये प्रतिरक्षा में सहायता करता है। ऊतक तरल का पुनः परिसंचरण करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? इम्यूनिटी का कार्य करता है। रिटर्न्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रतिरक्षा में ये सहायता करेगा। उसके साथ ही ऊतक के तरल का पुनः परिसंचरण में कार्य करता है, यानी कि फिर से जो है उसमें परिसंचरण करने का कार्य करता है। कौन? लसिका, लिम्फेटिक। तो आपको लिम्फेटिक के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है, प्रतिरक्षा में सहायता करता है, इम्यूनिटी में सहायता करता है। ओके, क्लियर है ब्लड और लिम्फ के बारे में? ब्लड और लिम्फ। ओके, अब एक और बचा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सहायता देने वाले जो सहायक संयोजी ऊतक होते हैं, जो शरीर को ढांचा देते हैं, कठोरता देते हैं, तो अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिजिडिटी, रिजिड करने का कार्य करता है, कठोरता देने का कार्य करता है। तो उसमें सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे? कार्टिलेज आ जाएंगे। कार्टिलेज ये ठोस लेकिन लचीला होता है, जो कि आपके नाक के टिप पे, कानों पे पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के जॉइंट्स में, बॉडी के जॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके क्या है? ठोस लेकिन लचीला होते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो कार्टिलेज है, इसके तीन पार्ट यहाँ पे बताए गए, टाइप्स तीन बताए गए। एक हाइलिन है, दूसरा आपके इलास्टिक उपास्थि है, और तीसरा आपके फाइब्रो कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, तो हाइलिन जो उपास्थि है, हाइलिन उपास्थि ये आपके नाक में, ट्रैकिया में, भ्रूण या कंकाल में, जो बच्चों के कंकाल होता है ना, भ्रूण जो कि गर्भ में जो बच्चा रहता है, भ्रूण या कंकाल में, ये भ्रूण या कंकाल के जोड़े में, यानी कि उसके जॉइंट्स में पाया जाता है। क्योंकि बच्चा का जो बोन होता है वो क्या होता है? उस समय लचीला होता है जब वो माता के गर्भ में रहता है। तो भ्रूणीय कंकाल में भी देखने को मिलता है हाइलिन उपास्थि। ठीक है, आपके नाक के टिप पे, कान में भी आपको याद रखना है। ठीक है, कार्य क्या करेगा? तो चिकनाई और समर्थन का कार्य करता है। ये स्मूथ होता है, इसका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, और ये सपोर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस और सपोर्ट करने का कार्य करता है। इलास्टिक उपास्थि जो होता है कहाँ पाया जाएगा? तो कान के बाहरी, इलास्टिक उपास्थि जो ये आपके कान के बाहरी भाग में पाया जाएगा, साथ में आपके इपोग्लोटिस में पाया जाता है। ठीक है, इपोग्लोटिस में आपके पाए जाते हैं। कौन? इलास्टिक उपास्थि। तो यहाँ पे कान जो आपके इलास्टिक में आ जाते हैं, तना जाता है इसको बहुत ज्यादा दूर, इसी वजह से इसको इलास्टिक में रखा गया है। ओके, नाक आपका जो नाक का टिप लचीला बताया गया है, और जो आपके ये कान जो है उसको तान भी सकते हैं। तो ये कान का बाहरी वाला भाग जो है उसे इलास्टिक उपास्थि के अंतर्गत ले लिया गया है। ओके, तो ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट का कार्य करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है, फाइब्रो कार्टिलेज ये जो आपके रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ये देखने को मिलता है। जो आपके रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क है, इंटर जो वर्टिब्रल वाला जो एरिया, वहाँ पे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है, वहीं पे आपको फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलता है। घुटने के मेनिक्स में देखने को मिलता है, घुटने के मेनिक्स में जो है देखने को मिलता है, घुटने में जो मेनिक्स पाए जाते हैं वहां देखने को मिलता है। झटके को ये क्या करता है? झटके को रोकने का कार्य करता है, सोखने का कार्य करता है। जो भी झटका है, बॉडी में अचानक झटका लगता है तो उसे क्या करता है? उसे बचाने का कार्य करता है। उच्च दबाव सहन करने का कार्य करता है। अचानक अगर करंट लग जाना तो उसको क्या करते हैं हम लोग? थोड़ी देर के लिए लगता तो है, अगर करंट छूट जाता है तो वो उच्च दबाव को थोड़ी देर के लिए लोग सहन कर लेते हैं। तो वो बातें हो गई फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है ये सभी को? बताइए। यहाँ हाइलीन में आपको नाक का टिप ध्यान रखना है, और इलास्टिक में आपको कान की बाहरी परत याद रखना है। ठीक है, दोनों डिफरेंट ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे बोन। ठीक है, बोन ये शरीर के सबसे कठोर संयोजी ऊतक है, सबसे
कठोर यानी कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके बोन हो जाएंगे, लिक्विड पूछा जाएगा तो ब्लड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके प्रकार देखेंगे तो कॉम्पैक्ट है पहला, दूसरा क्या है स्पंजी अस्थि है, पहला क्या है कॉम्पैक्ट बोन। ये शरीर में लंबी हड्डियां, जहां भी शरीर की लंबी हड्डियां हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्पैक्ट अस्थि बोलेंगे। जैसे कि आपके फीमर हो गए, ठीक है, आपके ह्यूमरस हो गए, फीमर ह्यूमरस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए कॉम्पैक्ट अस्थि के लिए ध्यान रखना है। ये क्या करेगा तो कठोरता, भार को वहन करने, आप हाथों के द्वारा आपके हाथ में भी जो हड्डियां पाई जाएंगी, पैर में भी जो हड्डियां पाई जाएंगी, तभी तो आप सामान उठा सकते हैं। तो ये आपके कठोरता और भार को वहन करने यानी कि भार को सहने का कार्य करता है, वेट जो है बेयरिंग करने का ये कार्य करता है, स्ट्रेंथ देता है, बोलते हैं ना स्ट्रेंथ, तो आपके भुजाओं में स्ट्रेंथ होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ ही स्पंजी अस्थि, स्पंजी अस्थि जो होते हैं, स्पंजी जो बोन होते हैं, ये आपके हड्डी के सिरों पे यानी कि जहां भी बोन होंगे उसके सबसे ऊपरी वाला पार्ट में, जैसे कि आपके ये बोन है तो इसके सबसे ऊपरी वाला पार्ट में जो है ये आपको देखने को मिलेगा, यानी हड्डियों के सिरों पर अस्थि मज्जा से युक्त होता है। तो अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा से ये युक्त होता है। उसके साथ ही लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण, तो आपको पता है कि लाल अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। खोखली हड्डी जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं, खोखली हड्डी को। तो ये आपके स्पंजी अस्थि कहलाते हैं, स्पंजी अस्थि, जो कि आपके बोन के टिप पे पाया जाता है। ओके, अस्थि मज्जा से ये युक्त होता है और लाल अस्थि मज्जा में आपके रेड ब्लड सेल्स का जो है निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए। अब एक और बचा हुआ है विशेष संयोजी ऊतक, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे। कहीं कहीं कुछ बुक में हमें इसके बारे में देखने को मिलता है, जिसमें आपके एडिपोस उसके साथ ही हेमोपोएटिक ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू, पहले हम लोग देख चुके हैं एडिपोस टिश्यू, वसा ऊतक के बारे में। उसके साथ में हेमोपोएटिक जो है ये कहाँ पाया जाता है तो आपके अस्थि मज्जा में कार्य लाल रक्त कोशिकाओं में देखने को मिलता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में, और प्लेटलेट्स का जो है निर्माण करने का ये कार्य करता है। ठीक है, कौन? होमोपोएटिक क्या करता है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए बताया गया। ये अस्थि मज्जा के कार्य है। अस्थि मज्जा में हमारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे सेल जो बनते हैं तो उसी के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का टोटल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बताइए किसी को भी आवाज आ रही है? मैम जो हेमोपोएटिक टिश्यू है उसका काम है फॉर्म करना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हाँ, देखिए हेमो जो वर्ड होता है ना वो आपके रक्त से रिलेटेड होता है, जहाँ पे रक्त का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके ओके। क्वेश्चन करिए अब हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन के द्वारा आपके और भी डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, बेसिकली तो क्वेश्चन करने से ही मजा आता है, समझ में आता है कितना समझ में आया है आप लोगों को, है ना? एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है। तो देखते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक ऊर्जा का भंडार करता है? बताइए, ऊर्जा का भंडार करेगा कौन सा संयोजी ऊतक, एनर्जी का स्टोर करता है? एडिपोस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपकी एडियोलर होगा ना, एरियोलर जो टिश्यू है उसके मुख कहाँ पे वो पाए जाते हैं? एरियोलर टिश्यू मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे। अंडर द स्किन।
blood vessels inside blood vessels. ब्लड वेसल। अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं, ठीक है। तो त्वचा के नीचे, अंडर द स्किन, ठीक है। एरियोलर टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे? तो आपके स्किन के नीचे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टेंडन किस प्रकार का संयोजी ऊतक है। टेंडन किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? डेंस है या लूज है? डेंस। टेंस है। डेंस होगा ना। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे, ठीक है। उसके साथ आपको बताना है लसिका किस प्रकार का संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, द्रव संयोजी ऊतक। देखिए सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट में भी जवाब दीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग जवाब सभी लोग नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं क्लास करके, मूक बन के कोई फायदा नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा चीजें याद रहेंगी। क्या गलती बोला है, क्या सही बोला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। बताइए। Blood. ब्लड, ठीक है। Blood. WBC यहाँ Blood. फ्लैग लगाते हैं। ओके, ब्लड, प्लेटलिस्ट, प्लेटलिस्ट। एक सेकंड। होमोपोएटिक ऊतक टिश्यू। अब यहाँ होमोपोएटिक टिश्यू क्यों दे दिया, समझे? बिकॉज इट फॉर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये लाल आरबीसी, RBC और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का डिमांड करता है ये। प्लेटलेट इसी वजह से दे दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित जो है आपको यहाँ ध्यान रखना है। सीधा आपको होमो, क्योंकि देखिए अगर आपके सिर्फ ब्लड रहते ना तो आप ये मान सकते थे, लेकिन आपके ऑलरेडी ये टिश्यू का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको यही लगाना होगा, ठीक है, होमोपोएटिक ऊतक। नेक्स्ट आपको बताना है रेटिकुलर। रेटिकुलर ऊतक मुख्य रूप से किस अंग में पाए जाते हैं? स्प्लीन। प्लिया में पाया जाता है। प्लीहा में? प्लीहा में। ओके, बिल्कुल सही। स्प्लीन में आपके रेटिकुलर ऊतक जो है पाए जाते हैं, आपके स्प्लीन में। नेक्स्ट आपको बताना है इलास्टिक। इलास्टिक संयोजी ऊतक के बारे में आपको बताना है। इलास्टिक संयोजी ऊतक निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज आर्टरीज। मांसपेशियों में। हड्डियों में पाया जाता है मैम। लार्ज आर्टरीज। हड्डियों में। सी, बड़ी धमनियों में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, बड़ी धमनियों में लार्ज आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा संयोजी ऊतक शरीर को ढांचा प्रदान करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। बोन। बोन। अस्थि, ओके, बोन। बोन। अस्थि आएगा मैम। ओके, बहुत अच्छा, बोन ही होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक सबसे कठोर होता है? बोन। हार्डेस्ट। बोन। तो ये भी बोन ही होगा। इसमें कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसे होगा? नहीं नहीं, अच्छा, वो नहीं होगा। अस्थि आएगा मैम, अस्थि आएगा। कार्टिलेज लचीला होता है। लचीली हड्डी हमारा कार्टिलेज होता है, ठीक है। हार्डेस्ट जो है कौन होता है? अस्थि होता है, यानी बोन होता है। नेक्स्ट आपको बताना है फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल। कान में पाया जाता है। कान में। कान में? सही है। नहीं मैम, इंटरवर्टिब्रल में। अभी जस्ट इंटरकोस्टल डिस्क। सी मेरुदंड के सी डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में अभी जस्ट पढ़ाई हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर किस ऊतक में पाए जाते हैं। कोलेजन और इलास्टिक जो फाइबर होते हैं कौन से टिश्यू में देखने को मिलता है? एरोलर ऊतक। कार्टिलेज। आवाज नहीं आ रही है। मैम कार्टिलेज होगा, उपस्थि। कार्टिलेज। कार्टिलेज, एरियोलर होगा, एरियोलर। एरियोलर टिश्यू के पार्ट है ये, ठीक है।
आपके कोलेजन और इलास्टिक फाइबर क्या है, तो ये आपके एरियोलर टिश्यू के पार्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है एडिपोज ऊतक की कोशिकाएं कहाँ, सॉरी क्या कहते हैं, एडिपोज शीर्षक की कोशिकाएं को क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपो सी सी एडिपोसाइट्स। ठीक है, तो एडिपोसाइट्स आपको ध्यान रखना है। लाल एडिपोसाइट्स ही होंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि लाल अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाएं बनाती है? बताइए। ब्लड सेल। ब्लड सेल्स। ब्लड सेल, ओके, ब्लड सेल ही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है इलास्टिक कार्टिलेज मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज जोड़ों में, कान में, कान के भारी भाग। कान में, कान के बाहरी भाग, कान के बाहर भाग। कान के बाहरी भाग में। अभी जस्ट हम लोग इसको देखे थे इलास्टिक कार्टिलेज में, बताई भी थी कि दोनों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हाइलिन उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? हाइलिन ईयर्स में, ईयर्स में, वायु नली में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है टेंडन कैसे किसे जोड़ता है? मसल टू बोन। मसल टू बोन। मसल्स टू बोन। मसल टू बोन, ओके, मसल टू बोन। नेक्स्ट आपको बताना है कि सघन अनियमित जो संयोजी ऊतक है कहाँ पाया जाता है? डेंस वाले पूछे गए, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। त्वचा के आंतरिक परत त्वचा में, की आंतरिक आंतरिक परत में। त्वचा के आंतरिक परत में, बिल्कुल सही, डर्मिस ऑफ स्किन। हेमोपोएटिक ऊतक कहाँ का कार्य क्या है? बनाना, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, रक्त की कोशिकाएं बनाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज आ रहे हैं। इम्यूनिटी वाला भी पूछा गया था पीछे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। होमोपोएटिक टिश्यू जो है क्या करते हैं? रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स इसका क्या करते हैं? फॉर्मेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक नहीं है? इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक इलास्टिक फाइबर। फाइबर। इलास्टिक फाइबर सी। इलास्टिक फाइबर, ओके। हड्डियां की कोशिकाएं को क्या कहते हैं? हड्डियां की कोशिकाएं को ओस्टोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट। उपास्थि में पोषण कैसे पहुंचता है? जो आपकी उपास्थि है उसमें पोषण कैसे पहुंचता है? कार्टिलेज, उपास्थि मीन्स कार्टिलेज। रक्त धमनियों के द्वारा। देखिए हम लोग, माइक खुला हुआ है, किनका माइक खुला हुआ है? आरती जी का। देखिए जो आपके कार्टिलेज होते हैं ना, आप जब कान छिदवाते हैं या नाक छिदवाते हैं उसमें डायरेक्ट जो है ना ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा होता, देखिएगा खून नहीं निकलता है। अगर निकलता है तो थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे वाला एरिया से निकलेगा, नहीं तो कार्टिलेज वाला जो एरिया होता है वहां से खून नहीं निकलता है। तो यहाँ पे उसको पोषण जो है कैसे मिलता है? चलिए, बाय डिफ्यूजन, ठीक है, बाय डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा, ठीक है, विसरण के द्वारा आपको ध्यान रखना है, ओके, विसरण के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बाद। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा? विसरण के थ्रू, यानी कि जो आपका डिफ्यूजन यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ना उसके थ्रू, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, वह संयोजी ऊतक जो अंगों को आपस में जोड़ता है क्या बोलते हैं उसे?
एडिपोज आएगा तो ब्लड एरियोलट, ऐसे तो देखिए ये ये क्वेश्चन एक तरीके से बोला जाए तो कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी है सारा तो कनेक्ट ही करने का कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। एरियोलट टिश्यू यहाँ पे दे रहा है इसका आंसर, इसे रहने दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि अस्थि उत्तक किस प्रकार की संयोजी उत्तक है। सपोर्टिंग सपोर्टिंग, ठीक है, तो सपोर्टिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है रेटिकुलर उत्तक में कौन से रेशे पाए जाते हैं। रेटिकुलिन ऑप्शन सी रेटिकुलिन। ऑप्शन सी रेटिकुलिन, बिल्कुल सही। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो उत्तक जो कि झटके सोखने में सहायक है, क्या होंगे बताइए। एडिपोज बी। लास्ट में हम लोग देखेंगे फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। बोलो। नहीं, फाइब्रोकार्टिलेज याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है एडिपोज उत्तक किसका एक प्रकार है। लूज कनेक्टिव टिश्यू। ढीला सही, ढीला ठीक सही। होगा। ढीला, बताइए क्या होगा। हाँ जी, बी लग रहा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू। ढीला संयोजी उत्तक मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही। लाल अस्थि मज्जा जो है, सॉरी, लाल अस्थि मज्जा कहाँ पे स्थित होता है। लाल अस्थि मज्जा आपको ये बताना है, बताइए। स्पंजी मैम ऑप्शन बी स्पंजी में बी बी। स्पंजी बोन में, बिल्कुल सही है, स्पंजी बोन में। नेक्स्ट आपको बताना है उपास्थि में कोशिकाएं को क्या कहते हैं। उपास्थि में जो कोशिकाएं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो आपके कार्टिलेज में जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोसाइट्स। बताइए। बी लग रहा है। कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रो, देखिए काटी से कॉन्ड्रो बना, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। अस्थि उत्तक में मुख्य खनिज होते हैं, क्या होते हैं, पोटेशियम क्या होगा। मैम कैल्शियम कैल्शियम होगा, सी। कैल्शियम, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम आपको ध्यान रखना है। साथ में कैल्शियम फॉस्फेट दोनों रहेगा, एक साथ लिखा हुआ तो उसे भी लगाना है, ठीक है। सिर्फ फॉस्फेट आप नहीं लगा सकते, लेकिन कैल्शियम तो होता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। लसिका का कार्य क्या है। हेल्प इन इम्यूनिटी। हेल्प इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हेल्प करने का कार्य करता है। ओके, प्रतिरक्षा में सहायक है ये। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए उत्तकों में से इनमें से रक्त वाहिनियां नहीं होती है। किसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है, अच्छे से बताइएगा सोच के। बोन नहीं अभी जस्ट हम लोग कार्टिलेज देखे थे ना, कान नाक छिलवाते हैं तो वहां पे खून नहीं निकलता है, वहां पे मतलब वो अजीब तरीके से वो जमा हो जाता है लेकिन खून नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक संचार तंत्र से संबंधित नहीं है। संचार तंत्र, एडिपोज सिस्टम से, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो एडिपोज उत्तक, बिल्कुल सही। ऑस्टियोन किस उत्तक की संरचना की इकाई है। बोन बोन। ऑस्टिबर्ट जो होता है वो बोन से रिलेटेड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फाइब्रोब्लास्ट किस उत्तक के प्रमुख कोशिकाएं होती है। बोन।
फाइब्रोब्लास्ट किसमें आएंगे आपके? तो संयोजी ऊतक के वास्तविक प्रकार में आएंगे। संयोजी ऊतक का वास्तविक प्रकार। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर में आपको देखने को मिलता है फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक अवशोषण में सहायक नहीं होते हैं? अवशोषण में सहायक नहीं होते, कौन सा संयोजी ऊतक? एडिपोज। क्या हो जाएंगे? एडिपोज, कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो आपके अवशोषण में भी सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लार अस्थि मज्जा में निर्मित कोशिकाएं कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल्स। ओके, तो रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट आपको बताना है 37 कौन सा संयोजी ऊतक शरीर को आकार और सहारा देता है? बोन। तो क्या हो जाएंगे? बोन। प्लाज्मा किस ऊतक का भाग है? ब्लड। तो प्लाज्मा जो है आपके ब्लड के भाग है। उपास्थि में उपस्थित मुख्य कोशिका कौन सी होती है? कॉन्ड्रोसाइट्स, बिल्कुल सही, कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक लचीलापन प्रदान करता है? इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज। टेंडन और लिगामेंट में प्रमुख रेशा होता है, कौन सा रेशा होता है टेंडन और लिगामेंट में? इलास्टिक। बताइए। कोलेजन होता है। कोलोजन होता है, मैडम ने पढ़ाया। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोलेजन। बस अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक सबसे लचीला होता है? इलास्टिक। कार्टिलेज। ओके, इलास्टिक। ओके, बहुत अच्छा। कनेक्टिव टिश्यू की क्या विशेषता है? बी। कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। कोशिका के बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के फाइबर अधिक होते हैं डेंस में? बताइए। कोलेजन। ओके, कोलेजन। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लिम्फ किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? लिम्फ कनेक्टिव। ओके, संयोजी ऊतक का उदाहरण है, क्योंकि ऑप्शन में वैसा ही है, सेंसरी टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, तो आपके कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी नहीं भूलेंगे। अब बताइए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन संकुचन में शामिल नहीं है? इसमें जो है आपके इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन, नॉट इन्वॉल्व। ऑप्शन बी। एडिपोज। एडिपोज संकुचन में शामिल नहीं है, बिल्कुल सही, एडिपोज। रेटिकुलर ऊतक किस प्रणाली में कार्य करता है? रेटिकुलर, बताइए। पाचन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, लसिका प्रणाली, त्वचा प्रणाली, किसमें होगा? लसिका प्रणाली। ओके, लसिका प्रणाली, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। कोशिका के बीच जगह को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ओके। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे सामान्य कोशिकाएं कौन सी होती है? कनेक्टिव टिश्यू में सबसे सामान्य कोशिकाएं कौन सी होती है? तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सी जो संयोजी ऊतक रक्त और लसिका दोनों को बनाता है? हीमोपोएटिक।
हेमोपोएटिक हेमोपोएटिक टिश्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कल हम लोग आगे देखेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके।